नमस्कार। आज की इस सांध्यकालीन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं मॉनिटर पर गोदान के स्त्री पात्र जैसे लिखा हुआ है, तो आज हम गोदान के स्त्री पात्रों पर ही बातचीत शुरू करेंगे और उसी पर कायम रखेंगे। गोदान आपके पाठ्यक्रम का जो एमए हिंदी का पाठ्यक्रम उपन्यास और कहानी के पहले खंड का पहला उपन्यास है। और गोदान पर आपने लगभग 3 इकाइयों को पढ़ा होगा, या आप पढ़ने की शुरुआत कर चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे। तो आपने देखा होगा कि प्रेमचंद के इस उपन्यास में गोदान को हमने 3 भागों में बांटा है। एक पहली इकाई गोदान में जो किसान की समस्या पर केंद्रित है। दूसरी इकाई सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हो रही थी उससे संबंधित है। और तीसरी इकाई स्त्री पात्रों पर है। गोदान में आपने अगर गोदान शुरू से अंत तक पढ़ा होगा और इस पाठ्यक्रम का वो हिस्सा है, और एक बहुत ही जिसे हिंदी में प्रेमचंद के इस उपन्यास को हम महाकाव्य के रूप में देखते हैं, तो इसे जरूर आपने पढ़ा होगा। और गोदान में जो नारी पात्र है उनका चुनाव, उनके परिवेश, जिस परिवेश से वो आते हैं उन्हें आपने उन पर आपने गौर किया होगा, या जिस परिवेश से आते हैं, जिस प्रवृत्तियों को और संस्कारों को वो वहन कर रही है, और जिससे एक बड़े समुदाय के भीतर उन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों को वहन करते हुए और उसमें बदलाव की आशा की तरफ बढ़ते हुए आपने प्रेमचंद के इस उपन्यास को देखा होगा। नारी को केंद्रित करते हुए जो सवाल गोदान यहाँ पर उठाता है या प्रेमचंद ने यहाँ उठाया है, उसके बहुत दूर तक उनकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक जाती है। ये उनकी दूरदृष्टि का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्त्री की तरफ एक समतावादी दृष्टिकोण तैयार हो रहा था, और उस समतावादी दृष्टिकोण के कारण जो उससे पहले का या उस समय भी जो समुदाय में या भारतीय समुदाय में जो स्त्री के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण था, जो परंपराओं और रूढ़ि रीतियों से चली आ रही जो उसके प्रति देखने की हीन भावना थी, उसे दूर करना और एक नए दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते हुए स्त्री को आने वाले समय में एक समता का और स्वतंत्रता का हक उसे दिया जाना, ये सब सोचकर गोदान में प्रेमचंद ने कुछ स्त्री पात्रों का निर्माण किया है। और जब गोदान धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि कुछ स्त्री पात्र बहुत ही सशक्त रूप से पूरी कहानी में उभर कर आते हैं, और कहानी उन्हीं स्त्री पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। और कहानी को आगे बढ़ाने में या उसे बहुत ज़्यादा यथार्थपरक बनाने में इन स्त्री पात्रों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिनमें आप देखेंगे कि होरी की पत्नी धनिया और गोबर की पत्नी झुनिया, वैसे ही सिलिया और नोहरी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये स्त्री पात्र अलग अलग समुदाय से यहाँ पर आते हैं। जो सुशिक्षित और बहुत उच्च विद्याभूषित जो एक चरित्र आता है मालती का, तो शहर से आने वाली स्त्री और ग्रामीण समुदाय में रहने वाली स्त्री के भीतर या उनके बीच में क्या अंतर है, और उस समय के को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि शिक्षित विद्याभूषित स्त्री एक नए दृष्टिकोण की तरफ
या अपने जीवन को स्वयं जीने की उसकी एक जो ख्वाहिश थी या ख्वाहिश है, उसमें उभरती हुई नजर आएगी। लेकिन ग्रामीण समुदाय में जैसे ही हम आते हैं, या कृषि समुदाय में जैसे ही हम आते हैं, या दलित समुदाय से जो पात्र है झुनिया और सिलिया का, तो तब हम देखेंगे कि ये जटिलताएं और ज्यादा बढ़ती जाती है। परंपराएं और रूढ़ि रीतियों का जो दबाव है, यहाँ पर आकर और ज्यादा प्रखर हो जाता है। और उस तीव्र दबाव के अंदर रहते हुए स्त्री को कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये प्रेमचंद ने यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश की है। अब देखेंगे कि धनिया जो यहाँ इस उपन्यास के मुख्य पात्र जो नायक है, होरी की जो पत्नी है, उसके संघर्ष की एक अलग कहानी यहाँ उभर आती है। होरी का संघर्ष अलग है। कृषक से मजदूर होने का वो जो एक संघर्ष है, उसमें उसके मनोभावों को और उसके पूरी स्थितियों को आप देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ साथ धनिया का जो संघर्ष है, उससे भी हम वाकिफ हो जाते हैं। एक स्त्री, और वो भी कृषि समुदाय से आने वाली, जो किसानी कर रही है और हर समय अपने पति का साथ दे रही है, खेतों में काम करते हुए और घर में भी उतने ही काम करते हुए, दोनों तरफ उसका योगदान है। क्योंकि स्त्री हमेशा भारतीय समुदाय में स्त्री का जो स्थान है वो दोयम रहा है। उसे दोनों जगह पर काम करना पड़ता है, तभी उसके परिवार का पोषण हो सकता है या उसकी आमदनी बढ़ सकती है। और खास करके कृषि समुदाय और जो ग्रामीण समुदाय में जो निम्न जातियां हैं, उनकी महिलाओं को आपने देखा होगा कि लगभग हर घर की महिला को मजदूरी करना पड़ता है या वो करती है। अगर वो नहीं करेगी मजदूरी और तो उनका परिवार नहीं चल सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से निर्भर है। उनके पास अपना आर्थिक उत्पादन का कोई साधन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, जो कि हम इसे सीधे जोड़ सकते हैं मनु के उस विधान से कि स्त्री और शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं है और समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो ये इन सारी परंपराओं के साथ ये सब पूरी तरह से जुड़ाव है इसका, और उसी मायने में हमें इसे देखना है। प्रेमचंद ने इन सारी बातों को बहुत ही बखूबी यहाँ पर हमारे समक्ष रखा है इस उपन्यास के माध्यम से। धनिया जो रात दिन मेहनत करती है और खेतों से आए हुए अन्न के आधार पर ही अपना जीवन यापन उसका चलता है। उसकी 2 बेटियां हैं, सोना और रूपा। एक बेटी की शादी हो गई है, लेकिन दूसरी एक बेटी है जो उसकी शादी होने की वय हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी करने के लिए उनके पास मुकम्मल पैसा नहीं है और दहेज के बिना शादी करना उस समय में भी और आज के समय में भी नामुमकिन है। तो ये समस्या भी है। तो एक एक पात्र के द्वारा धनिया, झुनिया, पुनिया और सिलिया और सोना रूपा, ये जो होरी और धनिया की जो बेटियां हैं, उनके द्वारा उस समय का जो भारतीय समाज था और उसकी जो आर्थिक तथा सामाजिक जो और सांस्कृतिक जो स्थिति थी और उसमें स्त्री का जो स्थान था, इस पर बहुत ही गौर किया गया है और आने वाले समय को भी ध्यान में रखा है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये पहला मौका था कि स्त्री को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करके एक उसकी भागीदारी को निश्चित किया गया था कि स्त्री भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसकी भागीदारी यहाँ होनी जरूरी है, तभी स्वतंत्रता का कोई मायने होगा, उसका कोई अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी समुदाय के भीतर जो एक अलग अलग जो एक पूरा परिवेश दिखाया गया है और वहाँ की अलग अलग स्थितियों को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे सामने रखा गया है। तो हम बात कर रहे थे धनिया की। धनिया और हुरी ये ऐसे 2 पात्र हैं
जो शुरू से अंत तक इस पूरी कहानी के भीतर केंद्र में है। और एक एक किसान का मजदूर बनने की जो एक पूरी परंपरा उस समय चल रही थी, क्योंकि एक तरफ सामंती प्रथा का दबाव था, जिसमें किसान बहुत बुरी तरह से पीस रहा था, क्योंकि एक बार कर्ज लेने पर उससे उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। तो दूसरी तरफ पूंजीवाद का की शुरुआत थी। तो सामंतवाद और पूंजीवाद के बीच में सबसे जो पीस रहा था उस समय, उस दबाव को झेल रहा था, और आर्थिक दशा उसकी बहुत खराब होती जा रही थी। तो उस स्थिति को प्रेमचंद ने गोदान के मार्फत बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष रखा हुआ है। और उसमें एक स्त्री का कितना संघर्ष हो सकता है अपने परिवार को बचाने का, उसके भरण पोषण की उसकी चिंताओं को कैसे वो बढ़ाता है, या पति के ऊपर जो एक मानसिक तनाव है उसे वो खुद भी कैसे झेलती है, या उनके आपसी संबंध पति पत्नी के कैसे हैं, बच्चों के साथ उनका क्या संबंध है, या अन्य परिवारों के साथ उनका क्या संबंध है, या पूरे सामाजिक परिवेश में एक कृषक परिवार को या कैसे देखा जाता है, उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या सम्मान है। ये इन सारी स्थितियों को बहुत ही गौर से और बहुत ही चिंता की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से स्पष्ट किया गया है। धनिया जब भी होरी कोई गलती करके आता है, जैसे गांव उसके ऊपर दंड लगाता है और उस दंड के आधार पर उसे घर का अनाज बहुत सारे कई मन एक उसके दंड के आधार पर उसको देना होता है पंचायत को। और गांव की जो पंचायत है बार बार एक परिवार का कैसे शोषण करता है, ये इसमें स्पष्ट होता जाता है। तो घर का अनाज उसे देना पड़ता है, और धनिया के सामने ये समस्या है कि अब परिवार का पोषण कैसे होगा। खेतों से आने वाला अनाज अगर दंड के रूप में उसको एक पनिशमेंट हुई है और उसके एवज में उसको देना पड़ रहा है, तो वो बार बार टोकती रहती है। होरी को कहती है कि क्या घर का अनाज अगर इसी तरह से टोकरे भर भर के तुम गांव जो ग्राम पंचायत है उसके सामने रखते रहोगे, तो हमारे बच्चों के खाने पीने का सवाल कौन छुड़ाएगा, इस समस्या का कौन जिम्मेदार होगा। और ये रात दिन जो चिंता इसको खाई जाती है धनिया को, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाती है, और उसकी बेचारगी, होरी की बेचारगी और उसकी खुद की बेचारगी को वो चुपचाप सहती रहती है। लेकिन जब जब उसे मौका मिलता है तो वो होरी को बहुत बुरी तरह से डांट देती है और कहती है कि क्या कहीं पर भी तुम एक संघर्ष के रूप में कहीं पर भी खड़े नहीं होते हुए दिखाई देते हो। हर समय तुम समर्पण कर आते हो, और उसका खामियाजा हमारे परिवार को भोगना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा महिला को भोगना पड़ता है, और इसे ही वो बार बार बताती रहती है। लेकिन उस समय एक समय ऐसा आता है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, और वो किसान से उसके बैल भी चोरी हो जाते हैं, उसको दंड के रूप में उसे देना पड़ता है, खेत उसके छिन जाते हैं। ऐसे समय में ही जो है धनिया होरी के साथ खड़ी होती है, उसका मनोबल बढ़ाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे खेत छिन गए, हमारे बैल छिन गए, हम और गरीब हो गए, लेकिन मजदूरी तो हमारे हाथ में है, हम मजदूरी करके जिएंगे और हमारे परिवार का पोषण करेंगे। तो एक जटिलता उसके अंदर दिखाई देती है, एक जीवट, व्यक्ति का जीवट होना कि हर स्थिति में वो डटकर मुकाबला करना चाहती है। जहाँ की होरी हर समय समर्पण कर देता है, और उसमें वो बहुत ईमानदार एक चरित्र दिखाया है, लेकिन उतना ही वो दब्बू भी है।
वो कहीं पर भी विरोध नहीं करता है, विरोध में खड़ा नहीं होता है, या जमींदारों के या और साहूकारों का दबाव झेलता रहता है। लेकिन पितृसत्ता का प्रभाव इतना है कि धनिया उसके साथ हर समय खड़ी है, हर सुख दुख वो दोनों साथ, सुख दुख में सब दोनों साथ है, लेकिन पितृसत्ता की मार को भी वो झेलती है, क्योंकि पितृसत्ता के विरोध में खड़े होने का साहस अभी उस समय की स्त्री में नहीं आया था, और परंपरा का निर्वाह करना ही उसकी नियति थी। तो किसी बात पर होरी उसे पीट देता है और गांव के लोगों के समक्ष पीटता है, तब धनिया को बहुत चोट पहुंचती है और वो कहती है, वो इसका विरोध भी करती है, और उसे जो चोट पहुंचती है उसे वो अभिव्यक्त भी करती है, और अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि गृहिणी होने का ये मतलब है कि गृहिणी को सभी तरह के दबावों को या मार को झेलना चाहिए, और इसे से परिवार चलेगा, परिवार टूटेगा नहीं। तो परिवार टूटने और उसे जोड़कर रखने की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर गृहिणी के ऊपर छोड़ दी गई है। और प्रेमचंद कहीं नहीं दर्शाते कि उस समय की स्त्री के अंदर भी एक ये भावना हो सकती है, अपने स्वाभिमान की, सम्मान की भावना जग सकती है, और वो कभी भी कह सकती है कि मुझे नहीं रहना है, परिवार के लिए, परिवार को जोड़ के रखने के लिए क्या मैं मार सहती रहूं और अपमान सहती रहूं। लेकिन शायद उस समय का माहौल ऐसा था कि उस समय प्रेमचंद भी इस बात को नहीं मान्यता दे रहे थे, और स्त्री की स्वतंत्रता को एक सीमित दायरे में ही देख रहे थे। तो एक सवाल धनिया करती है और कहती है कि लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं, सुख भी उसी के साथ देखा है, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वो अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ी जारने, लेकिन उसके मन में कहीं बहुत बड़ी चोट लगी है, और इसीलिए वो ये शब्द इस्तेमाल कर रही है, दाढ़ी जारने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं, खाने आता है तो सिर झुकाकर खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। यहाँ पर स्त्री के उस समर्पित भाव को भी यहाँ पर प्रेमचंद स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर घर नहीं टूटे या परिवार अगर नहीं टूटे तो स्त्री के इसी मनोभाव को वहां होना चाहिए, या स्त्री की यही नीति होनी चाहिए। स्त्री को ये अपने आप मान्य कर लेना चाहिए कि मुझे अगर मारा पीटा जा रहा है तो मुझे सहना चाहिए। अब ये सहनशीलता की जो भावना यहाँ दर्ज की गई है, ये प्रेमचंद ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्री के भीतर ये भाव होने चाहिए या स्त्री को ही ये दायित्व दिया गया है, लेकिन उस समय के सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थितियों पर ये बहुत बड़ा कटाक्ष भी है कि स्त्री को स्वतंत्रता का या समानता का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए धनिया को ये सब सहना है, और वो सहती रहती है। इसी तरह हीरा की बहू, जो होरी का छोटा भाई है हीरा और उसकी पत्नी, तो उनकी भी भीतर उनके जो कलह दिखाया है, परिवार के अंदर जो कलह है या पति पत्नी का आपस में जो टकराव है, उसका एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने वहां लिखा है कि हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था। अलगौजा का अर्थ आप जानते हैं कि अनबन हुई थी। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था, अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी।
लेकिन अपना अधिकार वह किसी तरह से न छोड़ती थी। यहाँ एक दूसरी स्त्री की दूसरी प्रवृत्ति को यहाँ पर उजागर किया गया है कि बहुत झगड़ालू एक पुनिया उसका नाम है। पुनिया बहुत झगड़ालू है, लेकिन पूरी तरह से उसने अपने वजूद को वहां पर कायम रखा है कि वो बहुत मार भी खाती है, पिटती रहती है, लेकिन अब वह अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ना चाहती है। और उसी अधिकार को दर्शाने के लिए या लेने के लिए हीरा और होरी के बीच में अनबन हो जाती है कि भाई अलग अलग होना चाहते हैं, हो जाते हैं, जो कि होरी नहीं चाहता। लेकिन एक परिवार में रहते हुए, एक संयुक्त परिवार में रहते हुए स्त्री के अधिकारों का जो हनन होता है, जो दिखाई नहीं देता है ऊपरी तौर पर, लेकिन अगर वो छोटी बहू है तो उसके अधिकारों को बहुत ही सीमित किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहू जो पुनिया है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दिखाई है। तो ये एक चरित्र भी यहाँ पर गोदान में बहुत ही स्पष्ट रूप से आया है, जो कि उन सारी स्थितियों के बारे में हमें आगाह करता है कि एक समुदाय कृषक समुदाय है, एक समुदाय है जो कि पढ़ा लिखा समुदाय है, उसमें स्त्री की क्या स्थिति है, और एक गांव के ग्रामीण परिवेश में स्त्री की क्या स्थिति है। तो दो तरह के चरित्र हमारे सामने आए हैं, एक धनिया और एक पुनिया। एक और तीसरे तरह का जो एक चरित्र हमारे सामने आता है वो है सिलिया। सिलिया दलित परिवार की युवा स्त्री है, और वो माता दीन जो वहाँ के उस गांव के एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति है, उसके प्रेम में वो बंध गई है। अब यहाँ पर स्त्री और पुरुष के प्रेम संबंधों की बात आ रही है, और वो भी उस समय जबकि दो ब्राह्मण और दलित, या उस समय अछूत कहा जाता था, तो दलित और ब्राह्मण परिवार में कभी भी प्रेम संबंध होना या उनका एक साथ रहना, विवाह बंधन ना हो लेकिन एक साथ रहना, उस समय के समाज में कभी भी इसे मान्यता नहीं थी। लेकिन ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक एक परिपाटी के रूप में यहाँ पर दिखाया है कि सिलिया चाहे कितना ही मन से बहुत उसका आंतरिक प्रेम था, लेकिन माता दिन उसके प्रेम बंधन में नहीं बंधा हुआ था। यहाँ पर एक अभिजात्य वर्ग की दृष्टि का यहाँ पर बहुत ज्यादा खुलासा होता है कि माता दिन उसको किस तरह से देख रहा था। सिलिया रात दिन खेतों में काम करती थी और साथ में उसके स्त्रीत्व का, उसके शरीर का भोग भी हो रहा था। माता दिन उसको रात दिन उसके शरीर को भोग रहा था, लेकिन उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि दोनों समुदायों के बीच में विवाह बंधन होना असंभव सी बात थी। और लेकिन ये मान्यता जरूर थी, ये एक परंपरागत जो परंपरा आ रही थी पीछे से, और जो कि दलित स्त्री को रखेल रखने की एक जो परंपरा थी, उसी का ये हिस्सा है। लेकिन सिलिया यहाँ पर उस रूप में नहीं देख रही थी। इस प्रेम संबंध को वो पूरी तरह से समर्पित थी इस प्रेम संबंध में, लेकिन उसकी इस प्रेम के बावजूद और उसके श्रम के बावजूद उसे वो सम्मान कभी नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए, या वो अधिकार एक पत्नी के रूप में उसको अधिकार नहीं मिला। माता दीन ने उसे हमेशा एक मजदूरनी के रूप में देखा, या उसके शारीरिक शोषण करने की एक भोग वस्तु के रूप में देखा। और इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे कि कैसे ये स्पष्ट होता जाता है, और प्रेमचंद इस मार्फत क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये उपन्यास केवल कहानी भर नहीं है, ये आने वाले समय में एक बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ कदम भी है।
उस आशा की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है कि समुदाय भारतीय समाज में उस समय जो जो बुराइयां थी, जो जो ऐसी परंपराएं थी, जो ऐसी रूढ़ियां थी कि जिससे स्त्री का शोषण और दमन हो रहा था, उसे इंगित करते हुए वे ये कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ स्त्री संघर्ष करे, स्वयं संघर्ष करे और अपने अस्तित्व के प्रति स्वयं सचेत हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो सिलिया का जो चरित्र है वो समर्पित चरित्र दिखाया, वो संघर्षशील नहीं है, क्योंकि उस समय की जो परिवेश में ये सब मान्य ही नहीं था कि एक दलित स्त्री ब्राह्मण के खिलाफ संघर्ष करे या अपने अधिकार के लिए डटकर मुकाबला करे। तो एक बार का वाकया है कि वहाँ खेतों में धान कटने के बाद अनाज की ढेरी लगी हुई थी और किसी से लिया हुआ उधार चुकाने के लिए सिलिया उसमें से एक सेर अनाज उठा लेती है बिना किसी से पूछे। वो ये समझती है कि माता दिन की जो भी संपत्ति है या उसका जो भी खेतों में जो अनाज उग रहा है, जिसमें उसका श्रम भी लगा हुआ है, वो सुबह से शाम तक काम कर रही है और बिना कोई परिश्रम लिए हुए उसे उसका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, केवल उसे कुछ अनाज खाने भर के लिए दिया जा रहा है और कपड़ा दिया जा रहा है। तो उसके आधार पर उसके पूरे शारीरिक और उसके परिश्रम का शोषण हो रहा है, इससे वो बिल्कुल वाकिफ नहीं है। लेकिन इस प्रसंग से उसे कहीं न कहीं ये एहसास हो जाता है कि शायद एक पत्नी के रूप में मुझे दर्जा ना मिला हो, लेकिन मुझे एक इसकी पूरी संपत्ति में या चाहे जो भी उसकी संपत्ति है माता दिन की, उसमें मैं बराबर की भागीदार तो रहूंगी। और वो ये कहते हुए ये समझ जाती है कि नहीं, उसका दर्जा वो नहीं है। जब वो अनाज की ढेरी से एक सेर अनाज उठा लेती है तो माता दिन उसे बहुत डांटता है और उसे चले जाने के लिए कहता है। तब वो ये सवाल करती है, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं, तुम्हारी चीज में मेरा कोई अख्तियार नहीं कि उसके जो अनाज की ढेरी है उसमें उसका कोई अधिकार नहीं। तब जाति के अहम से भरा हुआ माता दिन ये कहता है, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है, काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी लुटा भी, तो यह यहाँ न होगा। अगर तुझे यहाँ न पड़ता हो, कहीं और जाकर काम कर, मजदूरों की कमी नहीं है, सेंत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। यहाँ पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सिलिया जो समझ रही थी कि दाता दिन उसके प्रेम पाश में बंधा हुआ है और उसे वाकई प्रेम करता है और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, वो बाहर से बहुत दिखाता है, ऊपरी तौर पर बहुत उससे प्रेम का नाटक करता है, लेकिन वो अपनी रसोई अलग बनाता है। उसके हाथ का बना हुआ खाना, सिलिया के हाथ का बना हुआ बनी हुई रोटी नहीं खाता है, क्योंकि जाति वो कई बार वो कहती है कि मेरे शरीर का भोग करते हो, मेरे साथ रहते हो, मुझसे प्रेम भी करते हो, लेकिन मेरा बना हुआ खाना नहीं खाते। तब वो जाति दर्द से भरकर यही कहता है कि यही रोटी का ही एक रोटी के ढाल से ही मैं अपने धर्म को बचा सकता हूँ। और इस बात से कोई शिकायत नहीं है सिलिया को। शिकायत तब हो जाती है जब वो उसे जाने के लिए कहता है कि मुझे और मजदूर मिल जाएंगे और मजदूरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं कपड़ा भी देता हूँ और खाना भी देता हूँ, बस यही तक तुम्हारा अधिकार सीमित है। तो अंततः उसे वो उसका दर्जा दिखा देता है और यहाँ पर सिलिया का मन टूट जाता है। लेकिन फिर भी उसके मन में अभी भी माता दिन के लिए प्रेम है, क्योंकि उस समर्पण के आधार पर ही वो उसके साथ रह रही है, जबकि उसके परिवार के और समुदाय के लोग उसका वहाँ रहना मुनासिब नहीं समझते हैं। और
जबरदस्ती उसे अपने बस्ती में ले जाते हैं, उसके माता पिता, भाई और समुदाय के अन्य लोग। और जब माता दिन के द्वारा इस तरह से गाली गलौज, और वो जाकर उनसे गाली गलौज करता है और माफी नहीं मांगता है, तो वही समुदाय के लोग एक उसके मुंह खोलकर उसके हलक में एक हड्डी हड्डी छोड़ देते हैं, ताकि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए, एक कल्पना के आधार पर कि मांसाहार करना वर्जित है। जो कि ब्राह्मण वर्जित समझते हैं, वो मांसाहार नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं। तो इस तरह से उसका धर्म भ्रष्ट करके अपनी बच्ची को वो अपने घर ले आना चाहते हैं। यहाँ पर भी सिलिया उनका साथ नहीं देती है, और फिर वो वही समर्पिता का भाव लेकर अलग रहती है और कहती है कि कभी न कभी उसका मन पसीजेगा और वो चलकर मेरे पास आएगा और मुझे ले जाएगा। ये उसके अंदर की जो एक भावना यहाँ दिखाई है, दर्शाई है, उसका एक कमजोर चरित्र यहाँ पर उभर कर आता है कि स्त्री की स्थिति कितनी कमजोर है। एक तो आर्थिक रूप से वो निर्भर है, और अगर वो प्रेम करती है तो पूरे मन से करती है, और इसीलिए वो माता दिन को नहीं छोड़ना चाहती है, और कुछ समय बाद वो उसके बच्चे की माँ भी बनती है, और किसी वजह से और किसी पश्चाताप की भावना से फिर माता दिन उसके पास आता है और वो उसे ले जाता है। तो ये अगला प्रसंग है, लेकिन एक चरित्र के रूप में, एक सशक्त चरित्र के रूप में, एक सशक्त महिला चरित्र के रूप में सिलिया यहाँ पर उभर कर नहीं आती है। और इसीलिए बहुत ही सोच समझकर प्रेमचंद ने ये चरित्र गढ़ा है, और उसकी स्थितियों के आधार पर ये बताया है कि जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत और संपूर्ण जाति के दबाव के अंतर्गत एक स्त्री का चरित्र कितना दबा हुआ और कुचला हुआ हो सकता है कि वो अपने अपमान को और अपने सम्मान को भी नहीं बचा सकती, और अपमानित होती रहती है। उसकी यातना को वो अंदर ही अंदर दबा लेती है, कहीं पर भी वो व्यक्त नहीं होने देती। और यही जाति व्यवस्था का ये सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसे बहुत ही खूबसूरती से प्रेमचंद यहाँ अभिव्यक्त कर देते हैं। प्रेमचंद ने ऐसे चरित्रों का जो निर्माण किया है, वो उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए किया है, जो कि हमें आने वाले समय में जो बदलाव होने वाला है, या जो एक बदलाव की तरफ हमारा समाज एक कदम बढ़ रहा था, उसकी तरफ ले जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है, और महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिले, इसका बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन भी छेड़ा गया था, जिसमें महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे पहले 1880 में महिलाओं के लिए जो पहली पाठशाला खोली गई थी, वो सावित्रीबाई फुले ने खोली थी पुणे शहर में। तो ये वही समय है, उसी के लगभग आसपास का समय है, जब गांधी जी भी और राजनीतिक पटल पर बहुत नेतृत्व दे रहे थे, और उन्होंने स्त्री का आह्वान भी किया था कि वो इस आंदोलन में शिरकत करे और देश की स्वतंत्रता में भागीदारी करे। लेकिन क्या उस समय की स्थितियां स्त्री को एक कदम आगे ले जाने के काबिल थी? अगर नहीं थी तो वो क्या थी? वो कैसी स्थितियां थी कि जहां से स्त्री को आगे निकलना और उन सारे बंधनों को तोड़ना कितना दुरापास्त था, कितना मुश्किल था। इस उपन्यास में उन सारी चीजों को समेटने की कोशिश की गई। एक और चरित्र है नोहरी, जो विधवा है और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। एक उसके चरित्र का जो एक बहुत ही अच्छा पहलू यहाँ प्रेमचंद ने दर्शाया है, वो ये है कि एक बहुत परिश्रमी स्त्री है और युवा भी है, लेकिन वो अपनी
अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती रहती है। उसके पास भी एक मौका होता है कि वो किसी के प्रेम पाश में बंधे या किसी की साथ रहना शुरू करे दूसरा विवाह करके, लेकिन अपने बच्चों के प्रति उसका जो प्रेम है या किसी और पति के मरने के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना उसे मंजूर नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि अपने बलबूते पर अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए, अपनी अस्मिता को बचाते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करे, और उसके लिए वो पूरी ताकत के साथ हमें संघर्ष करती हुई नजर आती है। एक चरित्र और है जो कि ग्रामीण परिवेश से नहीं, शहरी परिवेश से आता है, वो है मालती। एक उच्च शिक्षा विभूषित स्त्री है, और उस समय की जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव था उससे उन संस्कारों में पली हुई है, और उसके लिए गांव बहुत एक रोमांटिसिज्म के रूप में वो देखती हैं कि ग्रामीण समुदाय उसके लिए एक अजूबी चीज है। और वो जब शहर से गांव में आती है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसमें शामिल होती है, तो उसे लगता है कि ये किस तरह का जीवन है, और वो घर घर में जाकर महिलाओं से मिलकर बातचीत करने की कोशिश करती है। होरी के और धनिया के साथ भी उसका वार्तालाप है, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता की और समानता की जो आशा और इच्छाएं हैं वो यहाँ आकर दमित होने लगती है। और कहीं पर प्रेमचंद इससे उनके विचार और मालती के विचारों में कहीं हमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। वो इसलिए कि अगर हमारा भारतीय समुदाय स्त्री की स्वतंत्रता को उच्छृंखलता मांगता है, कि उसका मनमाना होना मानता है, कि स्त्री उच्छृंखल हो जाती है, और उच्छृंखल हो जाने का मतलब है वो चरित्रहीन हो जाती है। और यहाँ पर जो पुरुष है, एक मेहता और खन्ना, दोनों ऐसे पुरुष हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी है और जमींदार भी है। उनके अंदर जो स्त्री को देखने का जो भावना है वो इसी तरह की है कि स्त्री को स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, लेकिन एक सीमित दायरे में। वे खुद स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो घर में है उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देते हैं। लेकिन मालती के साथ वे दोनों एक स्वच्छंद होकर जीवन जीना चाहते हैं, और मालती की स्वच्छंदता को, उसकी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मानना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दोगलापन है, इन दो चरित्रों के भीतर ये पुरुष व्यवस्था का जो एक दोगलापन है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। और मालती को ये कहते हुए मेहता जो है, मेहता के रूप में हम कहेंगे कि प्रेमचंद भी स्त्री के इस रूप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वे मातृत्व के रूप को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और पाश्चात्य सभ्यता में पली जो मालती है या उसकी स्वतंत्रता की जो ख्वाहिश है उसे संदेह की नजर से देखते हैं, और इसीलिए उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हुए भी मेहता प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, ये प्रेमचंद खुद लिख रहे हैं कि प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उससे पहले वो अय्याशी है। इसका मतलब है कि मालती की जो स्वतंत्रता की या समानता की इच्छा है वो अय्याशी है, और अगर वो ब्याह से पहले किसी से प्रेम करती है तो वो नाजायज है। ये मेहता के मार्फत अगर ये कहा जा रहा है तो कहीं न कहीं प्रेमचंद के मन में भी इसके प्रति संदेह है। स्त्री की उस तरह की स्वतंत्रता को वो अभी खारिज करके देखते हैं। मालती के प्रेम में जो बहुत ज्यादा पागल हुआ है मेहता, वो प्रेम के बारे में क्या कहता है।
जिसे तुम प्रेम कहते हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। तो प्रेम में ये जो सेवा का जो भाव आ रहा है, ये सेवा का भाव केवल गृहस्थ जीवन में ही हो सकता है, क्योंकि वहां पर परिवार में स्त्री की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और स्त्री को केवल समर्पिता या सेवा करने वाली दासी के रूप में देखा जाता है। इसलिए प्रेम का आग्रह नहीं यहाँ दिखाई देता है और प्रेम के प्रति जो समर्पित है मालती के चरित्र को कहीं न कहीं दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है कि वो एक बहुत ही स्वच्छंद और उच्छृंखल तितली की तरह यहाँ से वहाँ उड़ने वाली एक, कहीं पर एक वाकया भी आता है कि जिसमें ये कहा जाता है या कहा जा रहा है कि वो एक तितली की तरह इस फूल से उस फूल पर मंडरा रही है। तो स्त्री के अलग अलग रूपों को या उनकी प्रवृत्ति को गोदान में अनेक चरित्रों के मार्फत, नारी चरित्रों के मार्फत दिखाने का यही एक प्रयास है कि उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को भी कहीं न कहीं चिन्हित करना था। और इस रेखांकन से ये पता चलता है कि प्रेमचंद नारी के गृहस्थ रूप को या मातृत्व रूप को ज्यादा महत्व दे रहे थे, न कि स्वतंत्र और समता की जो चाहत रखने वाली जो स्त्री है या सुशिक्षित होने के बाद अपने परिवार के भीतर अगर कोई अनबन होती है या उसका पति के साथ अगर नहीं निभाव होता है तो वो परिवार टूटने की बात आती है, तो उसे उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं। स्त्री के उस अधिकार को सीमित करके ही यहाँ देखा जा रहा है। शायद हो सकता है प्रेमचंद भी उस माहौल में रचे बसे थे, उनके भी संस्कार वैसे ही थे, तो इसलिए वो प्रभाव कहीं न कहीं उनके ऊपर दिखाई देता है। और यहाँ पर गांधी के विचारों से वो ज्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ गांधी का प्रभाव हमें दिखाई देगा, बाद में वो समाजवादी हो जाते हैं और वहाँ पर उनके विचारों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन गोदान लिखते समय अभी बहुत ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर गांधी के विचारों का है और गांधी के विचारों में परिवार को जोड़े रखने के लिए स्त्री को समर्पिता का भाव ही रखना पड़ेगा। वहां उसे बहुत ज्यादा स्वतंत्रता और समतावादी होने की जरूरत नहीं है। सामंतवाद ने स्त्री को बहुत ही ज्यादा बंधनों में बांध के रखा हुआ था। उसकी हर कोशिश को बहुत ज्यादा संदेह की नजर से देखा जाता था और उसके ऊपर जो उत्पीड़न का जो मार थी, उस मार को सहते हुए जो उसने आने वाले समय में अपनी प्रगति या विकास का जो एक नया रास्ता खोजा है, उस तरफ बढ़ते हुए हम जाते हैं तो देखते हैं कि गोदान कहीं न कहीं हमें बहुत दिशा दर्शक होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि केवल उस समय के स्थितियों को यहाँ दिखाना ही केवल प्रेमचंद का उद्देश्य नहीं है या किसी भी लेखक का ये उद्देश्य नहीं होता है कि केवल यही एक कहानी गढ़ दी और उस कहानी के कथ्य के मार्फत हम एक निश्चित अंत तक पहुंचे। लेकिन एक सजग लेखक या कलाकार यही सोचता है कि उसकी सृजनात्मकता वहां तक पहुंचे कि समाज में एक बदलाव का माहौल बने। और गोदान में आप देखेंगे कि ये कदम बहुत ही दूर तक जाता है और ये बदलाव की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमें लिखकर या फोन के द्वारा, और आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।